बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज 5 अरब रुपए पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए रखे हैं और उन्होंने अपनी आज एक तकरीर में बार बार ये कहा है ये 5 अरब हैं। तो उन्होंने कुछ वाकयात भी एमयू कॉलेज के प्रिंसिपल के सुनाए कि वो 1960 में जब अपनी टीम को लेकर कराची गए तो वापसी पे उनके पास किराया नहीं था, इसलिए ये मैंने 5 अरब रुपए आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आप आइंदा जहां भी जाएं, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी होटलिंग, आपके सारे साल सामान का बंदोबस्त पहले से ही हुकूमत है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स के मैदान में ये कदम रखा है। तो स्पोर्ट्स मैनों ने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत रखी है, पाकिस्तान की शान को बढ़ाया है और इनका अलम बुलंद किया है, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमेशा पाकिस्तान को डुबोया है और जिस कश्ती में बैठते हैं मैं उसी में सुराख करते हैं। अब जितने भी ये वज़ीर-ए-आज़म ऐलानात कर रहे हैं और धड़ाधड़ रोजाना अरबों रुपए के मनसूबों का इफ्ताह कर रहे हैं, जब मुड़ के देखा जाएगा तो पैसा खजाने में कोई नहीं है, तो ये मनसूबे कैसे बनेंगे। अब चंद दिनों के बाद वो लाहौर से भावलपुर सड़क बनने वाली का इफ्ताह करेंगे जिस पर अरबों रुपए खर्च होंगे, लेकिन ना तो इस बजट में उसके लिए पैसे को रखे गए हैं, ना को अंदा इसकी प्लानिंग है। तो इस तरह ये जो मुंह मोड़ मनसूबे हैं जो सिर्फ फीता काटने के लिए हैं, इनसे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कैंपेन है और आवाम को धोखा देने के लिए ये सारा कुछ अंजाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी जो अपने आप को सब पे भारी कहते हैं, उन्होंने भी सिंध में कुछ ऐसे ही मंसूबे शुरू कर रखे हैं जिससे उनकी मुराद है कि लाखों लोगों को बिलावल कल ये कह रहे थे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अल्लाह ताला करे कि कभी गरीबों की बारी आ जाए, इन दोनों खानदान के जब पेट भर जाएंगे तो मुमकिन है कुछ आवाम को भी मिले। आज इस वक्त पाकिस्तान के हर गली कुचे में बिजली वालों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। जुल्म खुदा का कि 50 रुपए यूनिट बिजली वो भी नायाब नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 23 रुपए यूनिट थी तो इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि बिजली महंगी होगी, गैस महंगी हो गई। तो इन्होंने आगे सारे मंसूबे भी बेच दिए, एयरपोर्ट भी बेच दिए, बाकी मंसूबे भी बेच दिए, उसके बावजूद इनका पेट नहीं भरा। अब ये IMF के गुलामी में इस तरह हाथ बांधे खड़े हैं जैसे वो गर्दश गुलाम होता है। लेकिन मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम मजलूम है, इन पे इतना जुल्म करो कि जैसे आप कहते हैं ना कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई आप गरीबों को नहीं रहने देंगे। तो मेरी हुकूमत से ये मुतबाना अवाम और नाज की तरफ से अपील है कि अब आप जाने वाले हैं, जाते हुए कोई ऐसे इकदाम करो जिससे अवाम की पेट का जो भूख का जो मसला है वो हल हो सके, कोई बेरोजगारी का मसला हल हो सके, और ये लॉन्ग टर्म जो मंसूबे हैं हुकूमत को आए कोई जाए उन मंसूबों को जारी रहना चाहिए। ऐसा कोई तरीकाकार होना चाहिए जिससे ये अवाम की भलाई हो सकती है। आज हमने जिस पैनल को अपने स्टूडियो में दावत दी है उनमें मुस्लिम लीग नून के मुक़्तदर रहनुमा हैं शाहिद महमूद भट्ट साहब, ये साहब MPA भी हैं, साहब का मेंबर जिला काउंसिल भी रहे हैं और बहुत कुछ हुकूमत में इन्होंने हासिल किया है, जबकि नैब वालों को ये हमेशा झंडी दिखाते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरे हमारे जो मेहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो रहनुमा हैं जिन्होंने 4 आने की पर्ची ली और अभी तक उसी पर्ची को लिए अवाम में लहरा रहे हैं और बार बार अवाम का सामना करते हैं। वो MPA का इलेक्शन हो, वो काउंसिलर का इलेक्शन हो, ये बरसरे मैदान होते हैं। मेरी मुराद है मिर्जा मोहम्मद अदरीस साहब। बहुत शुक्रिया अदरीस साहब आपके यहाँ। तीसरे हमारे मेहमान हैं जो कि हमारे मकतब फ़िक्र सहाफ़त की जान है और उनका नाम है खालिद क़य्यूम चौधरी साहब।
मैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया बहुत अदा करता शुक्रिया। हूँ। तो भट्ट साहब, आप ज़रा ये बताएं कि ये जितने मंसूबों की ये जो ऐलानात हैं, 1.5 साल हुकूमत रही, किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ मांगने में लग रहे कि किसी न किसी कुछ मिल जाए। अब कोई 6-7 अरब डॉलर मिल गए हैं, तो अब इन्होंने ये काम शुरू किया है कि आने वाली हुकूमत के पास एक पैसा न जाए। बड़े बड़े मंसूबे जिनका बंदा सोच भी नहीं सकता। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी जुर्रतमंदाना तकरीर की और उन्होंने इस्लामाबाद में फरमाया कि 5 अरब रुपए मैंने रखे हैं स्टूडेंट। हालांकि पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए 5 अरब रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। करोड़ों नौजवान हैं जो कि इस शोबे में इस वक्त बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो आप ये बताइए, ये जो बेवक्त की रागनी है, ये क्यों कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, आपने जो बातें की हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। मुझे आपकी ये बात सुन के कि हुकूमत जो है वो बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान कर रही है और इनके पास शायद पैसे नहीं है, तो ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहली बात मैं सर आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे कोई एक ऐसा बड़ा मंसूबा बता दें जो स्वाय मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के अलावा किसी ने बनाया। ये जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ऑलरेडी ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही बनाए हुए हैं। ठीक है, ब्रेक आया 3-4 साल, जो हमारी आई अनस्टेबिलिटी आई, गलत तरीके से हुकूमत चली गई दूसरे हाथों में, जिसकी वजह से ये जो मंसूबे थे जो बनने चाहिए थे, बर वक्त बनने चाहिए थे, पहले बनने चाहिए थे फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पब्लिक, वो ना बन सके। तो अब चूंकि 1 साल तो इनको लग गया इसी तगोदो में कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कैसे बचाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ इज द ब्रेन, उसने पीडीएम के साथ मशावत करके बड़ी मिन्नत की, IMF से एग्रीमेंट भी किए। मियां नवाज शरीफ का बड़ा रोल है, उन्होंने मुख्तलिफ कंट्री में जाके, दुबई में जाके, सऊदीया में जाके, जितने भी आपके अच्छे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी है, कतर है, चाइना है, रशिया है, सब लोगों से, UAE है, उनसे भी इन्वेस्टमेंट लेनी शुरू कर दी। और पाकिस्तान में ना आकर, और मैं ये भी साथ शामिल कर लेना कि पाकिस्तान में ना आकर कि अपना वो एक टेडी पैसा इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान नहीं लाना चाहते, जिसको दोस्तों को वो क्यों लाएंगे। मैं यही कहने लगा, जो चूंकि जिस कंट्रीज को उसके ऊपर इत्मीनान है, उन्होंने कहा कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए फिजिबल है और मुल्क से बाहर रह के फिजिबल है। तो सर जी, मैं आपको जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये वक्त की जरूरत है। मतलब जिसका गुजरावाला हमारा मोटरवे लिंक बनने लगा था, ये अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहा जी 90 डेज में इसको कंप्लीट भी करके देना है। जिस स्कीम को आप शुरू कर देंगे हसन साहब, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि व्हेन यू विल स्पेंड 20% जब आप उसके ऊपर रकम लगा देंगे तो वो स्कीम दूसरी हुकूमत नहीं ड्रॉप कर सकती। ये एक हमारा लेजिस्लेशन हुई है कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए और उस स्कीम को ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो बेहतरीन मंसूबे हैं, बावलपुर रोड वाला है, ये हैं बिजली के मंसूबे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं जो अनाउंस कर रहे हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स के आप कर रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स तो ये चीज है कि दुनिया में आप देख लें जाके कि वो लोग जो मैं जो समझता हूँ दुनिया के जो अच्छे ममालिक हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्स में स्पिरिट भी इसीलिए पैदा हुई है कि वो लोग स्पोर्ट्स को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और वो अर्न भी उससे करते हैं। पूरी दुनिया में देखें स्पोर्ट्स की जब वो गेम्स होती हैं तो वो वहां से बड़ा अर्न भी करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने जब ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उस वक्त भी राना मशहूद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो बड़ा उन्होंने ये सारी सेफ गेम्स में हिस्सा लिया। उसमें एक गाला किया था अरबों रुपए की, उसमें गबन हुआ था, फ्रॉड हुआ था। मैं ये कहता हूँ जी, कम से कम एक स्कीम शुरू की जो नहीं थी, वो लोगों के अंदर एक हेल्थ एनवायरनमेंट देने के लिए, लोगों को हेल्थी बनाने के लिए स्पोर्ट्स का जो आगाज किया गया, बच्चियों को, बच्चों को, कॉलेजों में, इवन यूनिवर्सिटी से लेके सर यूनियन काउंसिल तक, यानी कि स्कूल तक जो है ना इस स्पोर्ट्स को प्रमोट किया गया। तो अब सर ये मैं ये जरूर समझता हूँ कि इस मुल्क को जो तरक्की के रास्ते से रोक गया था, अब उसको उन्होंने ट्रैक पर चढ़ा दिया है। बेशक हमारे पास अब 1 महीना बाकी रह गया, लेकिन ये 1 महीने को भी आप 30 डेज ना समझे। मैं इसको कहता हूँ, उसको 24 आवर से जब्त दे लें घंटों में, फिर उसको सेकंडों में दे लें। शहबाज शरीफ वो बंदा है
जो एक एक मिनट का हिसाब लेना भी जानता है और देना भी जानता है। आपने देखा ये शादरा वाला फ्लाईओवर जो बनाने लगे थे, वहां उन्होंने यकीन जानिए ब्रीफिंग के दौरान ही बस सो कॉम्पिटेंट, उसको पता है ना क्या होना है। उसने थर्ड पार्टी वैलिडेशन नहीं हुई थी तो उन्होंने उसी वक्त उनको कह दिया कि ये काम ऐसे करना है और इसमें से बचत करनी है। तो सर मैं ये चाहता हूं जो भी हमारी हुकूमत आए, जो भी जिसको भी लोग वोट दें, या नवाज शरीफ को वोट दें या हमारी जो भी जमाते पीडीएम के जिनको भी वोट मिलेंगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं भी एक अवाम हूँ, मुझे भी उतने एहसास है जितना एक आम लेमैन को है, मुझे भी इस वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि एक सियासतदान को होनी चाहिए। और मैं ये जरूर चाहता हूँ कि सर इस मुल्क को खुदा के लिए हम तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं, बेरोजगारों को जो है रोजगार देने के मौके अब हमारे पास आएंगे। अगर अल्लाह ने ये मौका दिया इस दफा मुस्लिम लीग को, तो मैं बिलीव करता हूं कि जितने जो हमारे अच्छे ममालिक हैं, ममालिक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, उनकी वजह से रोजगार पैदा हो जाएगा। ये बड़े जबरदस्त आपने बातें की, आई अप्रिशिएट यू। अब मसला ये है कि ये कोई उन्होंने भारी बात नहीं है कि मरीम नवाज पाकिस्तान में है तो वो बात करेगी, या फिर हमजा शहबाज पाकिस्तान की बात करेंगे। ये कोई इनको एपिसोड है इनके? नहीं सर, किसी का कोई एपिसोड नहीं है। देखिए मैं ये कहता हूँ ये वतन सबका है, ये मेरा भी है, आपका भी है, मरियम का भी है। अब वो छुट्टियों पे गई है तब हमजा बाहर आ गए हैं, ठीक है, जब वो हमजा चले ये चलेगा अस्तबल में वो बाहर आ जाएंगे। नहीं सर, देखिए हमारी पार्टी में ये है कि दे आर ऑलवेज, आवाम को ये धोखा नहीं है। नहीं सर, मैं ये देखिए मैं ये बताता हूँ, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट ये क्योंकि जितनी देर नून लीग यहाँ परेशानी में रही है और ये हमजा शहबाज साहब बैठे रहे कहीं दबक के, तो सबसे ज्यादा जरा अच्छा अब वो जरा बाहर गई हैं, अब ये आगे वो जैसे वो बारिश के मेंढक नहीं होते, ये टपक के बाहर आ गया। सब ड्यूटीज है, सबकी अपनी अपनी असाइनमेंट्स है। मुस्लिम लीग में प्लस पॉइंट यही है, लोग जो सोचते हैं ना वोट देते वक्त वो ये सोचते हैं अगर सपोज नवाज शरीफ को कुछ करते हैं तो सेकंड कमांड कौन संभाल लेता है? शहबाज शरीफ। अगर शहबाज शरीफ को कोई मसला बनता है तो हमजा संभाल लेता है। हमजा के अलावा जी मरियम भी है, फिर सीनियर क़यादत भी है। ये सिर्फ पार्टी हमारी है। वज़ीर आज़म किसको बना, वज़ीर आज़म मरियम को बना रहे हैं आप, या नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को? ये सर ये तो फैसला जो हमारी सीनियर क़यादत ने करना है, ये वोटों के बाद ये ना फैसला तो वही चलता है जो नवाज शरीफ का होता है। पार्टी जो है वो नवाज शरीफ की है और नवाज शरीफ के बगैर कोई फैसला इस पार्टी में होता नहीं है। तो जाहिर बात है अवाम तो पाकिस्तान में तो बुलाओ, कमाल के बाहर बैठे दूर दूर रखिए हमारे मुंडा पटवारी दा। मैं कहता हूँ सर पसान साहब, जो बंदा आप बाहर बैठ के भी आपको 8-10 अरब डॉलर मिर्जा साहब दे सकते हैं, आप ये पाकिस्तान में आएगा तो तूफान आ जाएगा। आप ये बताएं कि अब आप बार बार ये कह रहे हैं बिलावल वजीर आज़म आ रहा है, क्या मुल्क में आपने सर्व किया है कि अवाम आपको वोट देंगे? क्या गिद्दड़ सिंगी आपके पास? काम करते हैं हम, क्या काम भी करते हैं, अवाम के लिए, निचले तबकात के लिए काम करते हैं। हमारा मंशूर आपने देखा नहीं है शायद, उसके मुताबिक चलते हैं। आपका मंशूर मैंने खुद बनाया, देखा नहीं। ये बात छोड़े आप मुझे। आप ये 1 साल में क्या किया बिलावल ने पाकिस्तान के लिए, जिसके बाद आप धड़ेले से कह रहे बिलावल आ रहा है? नवाज शरीफ ने ये बेहतरीन बाल उठा नहीं गल करके भाई कह रहे थे भट्ट साहब कि जी ये उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ले गया इसके पीछे वो तो पिछली हुकूमत ने क्लियर किया। आपने क्या किया उसमें? मेरी बात सुने, पट्टी लगाई है। मेरी बात सुने ना, ग्रे लिस्ट में कमाल बात करते हैं आप। मेरी बात सुने ना, आप बात सुनते नहीं है। अपना सुनने के लिए तो बैठे हैं, कुछ सुनाए, कुछ चज की बात सुनाए तो सुने ना। हमारी बात तो आपको चटकी लगती नहीं है। जी जो सुनाए बात सुनाए, ठीक है, बात सुनाए। मैं ये कह रहा हूँ बात सुनाए, छोड़े इस बात को, टाइम ज़ाया ना करें। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये बेहतरीन सिफारतकारी जो इन्होंने की है उसका ये रिजल्ट है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं आया और ये सारे मामला ये हल हुए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह आइंदा होंगे। ये एक यंग सर फॉरेन जो है हमारा मिनिस्टर, उसने बड़ा काम किया। सर बताएं अपनी आप पार्टी को। हम तो कहते हैं बताएं, ये बताते नहीं है। क्या बताना है आपको? क्या पता है? आपने कहा है कि आइंदा वजीर आज़म बिलावल भुट्टो, कहते हैं आप? जी जी।
किस सेंस में कहते ये हैं? क्या किया उसने? मेरी बात सुने। कौन से पाकिस्तान में बात सुने। शहद की नदियां बहा दी ये उन्होंने? मेरी बात सिर्फ जहाज पे रहे ओ यार, मेरी हैं, 2 बात- अरब रुपए वो मेरी खा बात- गए पाकिस्तान का। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वो को उन्होंने चैलेंज किया है। उन्होंने तो कहा है क्या? कि भी मैं ये बहुत बड़े वजीर खारजा हूँ पाकिस्तान का, जो अपनी टिकट पे जाता हूँ, वोटिंग अपनी करता हूँ, सब कुछ अपने खर्चे पे करता हूँ। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो लाओ सामने। अब ये जो हवा बजट- में बातें ये जो उड़ाते बजट है ये हवा डॉक्यूमेंट में है, बातें वो नहीं, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है भाई, उसमें 2 अरब क्या- उन्होंने क्या वजारत खर्चा किया है किसने ये किया? एरोप्लेन के जाने आने का। वो पागल है आप। जरदारी पर नहीं किया, हाँ, या जरदारी के साथ जो उनके साथ 2-4 आदमी होते हैं या उनके जो होते हैं उनका उनको जरदारी खुद करते हैं। यानी वो चमचे कड़छे जो साथ जाते हैं उनका भी यार खुद करते मेरी हैं वो। बात सुने हाँ। ना, कि क्या चमचे कड़छे सब काबिल इतराम है, काबिल इज्जत है वो। अच्छा, कोई वजह तो जाते हैं ना। किसान साहब को कुछ ज्यादा प्यार है आपसे मेरा साहब, बात ये है। मुझे आप ये बताएं कि आप ये जो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, जी कैसे आ रहे हैं ये मुझे बता दें, लैंड कैसे मेरी करेंगे आप? बात सुने, क्योंकि नवाज शरीफ के बाल उड़ा दिए आपने ये बात कह के। एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ, कोई सियासी जमात हो, हाँ, छोटी से छोटी हो, वो सियासत किस लिए करती है, इंतखाबी सियासत किस लिए करती है? वज़ीर आज़म हुकूमत के लिए करती है। तो सर्व द अगर पाकिस्तान। अगर ये नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग वाले या पीपल्स आपके दोस्त जो हैं हमारे जिनका भाई पेट हैं। फाड़ते रहे पहले आप, वो बात तो करनी है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहिए। भट्ट साहब अगर गलत काम करेंगे या बात करेंगे मैं जवाब दूंगा, अगर मैं करूंगा तो ये जवाब देंगे, अगर ये सही करेंगे तो मैं इनकी तारीफ करूंगा। इदरीस इसमें- जैसे ये कि हरफ है, आखिर तो शहबाज शरीफ ये कहते थे कि मैं जरदारी का ये पेट फाड़ के कौम की लूटी दौलत वापस लाऊंगा। अब वो दोषी हो गई, कहाँ गया वो बात? कौम के लिए, हाँ। मुल्क के लिए, अरे कौम के लिए दुश्मनी भी जाती है। सर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कलेक्शन अच्छा, यानी कि ये बातें सारी इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में बका खत्म है। हो गई। हाँ जी, असल बात ये है सर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान की बका है। पेट फाड़ना नहीं है, पैसे वापस लेना नहीं है, कौम की कौन से दौलत लूटी पैसे? वापस और नहीं लेनी। ये डायलॉग होते हैं, सियासी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बच्चा जो कह रहा है क्या कि ये कह सारा रहा है? टब्बर चोर है, जरदारी चोर है, फला, तो ये गलत कह रहे हैं लोग। अगर वो चोर, आवाज़े मेरी खलक को बात पुकारे, सुन, खुदा इसका समझे। आसान मसला ये हाँ। है, ये अगर वो नवाज शरीफ साहब ये उस फैमिली पर इल्जाम लगाते हैं या पीपल्स पार्टी पे लगाते हैं, या वो जो पहले ये एक फिलासफर आपने लगाया हुआ था यहाँ वो वजीर आजम, वो सारे 4-4.5 साल चोर 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 डाकू कहता चला गया, वो अदालतों में क्यों नहीं गया? असल में वो उसने फ्रेंडली, क्या साबित जो किया फ्रेंडली उसने? अपोजिशन होती है ना, फ्रेंडली, क्या? कि कभी मैं म्यूजिकल चेयर जो बनाई थी ना आपने, आपका उसको मतलब- तोड़ा है तरीके इंसाफ आपका ने, मतलब सर फोड़ते रहे, उसको सर तोड़ा क्यों है नहीं? नवाज बाहर शरीफ में एंड लड़ाई फैमिली झगड़ा को, रहे। जरदारी को। वो तीसरा है, वो आपके पेट में मरोड़ शुरू हो गए, कौन से जिसका भी आपने नाम लिया, जिसका नाम लेने से डरते हैं, मेरे- आपकी रात की नींदें हराम हो जाती कि तरीके इंसाफ आएगी। क्या तरीके इंसाफ है? और और क्या? सर वो तो खत्म हो गया जी, वो तो यार, issue है कैसी सर। बात? साइंस आप मेरी नहीं। बात सुने। मिर्जा अदरीस पाक से दोबारा हम बात को शुरू करेंगे। हम ले लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम मिर्जा अदरीस बेग सर से बात कर रहे थे। अब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने फैसला कर लिया है इन बिटवीन कि हमने किसको आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है, जिससे मौलाना फजल रहमान तो उछल पड़े और उन्होंने सर पे बाजू रख लिया कि पीडीएम का सरबराह मैं हूं, या मैन पावर की जरूरत तो मुझे बुलाते हैं, या वे इंडोर मीटिंग करते तो मुझे बताया नहीं जाता। तो अब ये वजारत उज़्मा के बारे में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि पंजाब में तीसरी दफा सहाफ़ी को बनाया गया केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, मरकज में आज तक किसी को ट्राई नहीं किया गया। तो इस दफा जिन नामों पे बात हो रही है उनमें सुहेल वड़ैच हैं, उनमें मुजीबुर रहमान शामी हैं,
उनमें हामिद मीर हैं, और बहुत एक मोअद्दिल शख्सियत मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी का भी नाम लिया जा रहा है। देखिए इनमें से कौन सा नाम फाइनल होता है। तो मिर्जा तरीर साहब, आप ये बताएं, आपने किसको फाइनल किया? आगे से सुन रहा हूँ ये ऐसी बातें, किसको करना है वो कर लेंगे, अपना कोई ऐसी बात नहीं, आपस में बैठेंगे। अवाम को कोई जरूरत नहीं बताने की, क्या ककड़ को आपस में ही करना है जरदारी और नवाज नहीं, शरीफ। अवाम की ये तो निगरान हुकूमत है, देखना ये है कि किस में क्वालिटी है, कौन ये मुंसफाना है और दयानतदारी से इलेक्शन करवा सकता है, तो वो आपस में कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, यानी अवामी मसला नहीं है ये इतना सिर्फ बड़ा दोनों का है। ये दोनों का नहीं है, हाँ। मैं कह तीसरा रहा भी है हूँ कोई? ये दोनों तो कर रहे हैं। तीसरा को है, किसी को बुलाया आपने? किसको बुलाया है? बस जो दुबई में अभी आपने फैसला हो गया, जो खुदा कॉन्फ्रेंस नहीं, किया, फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया? अभी फैसला हो गया, यही बात हो रही है। मेरी तो 100 बातें होती हैं आपस में करने की या मशवरे की। मुल्क है, अगर रियासत है, पहले एक दूसरे को पेट फाड़ने की बात करते हो, पहले एक दूसरे को मुकदमात बनाते हो। जरदारी साहब इतनी देर जेल में रहे, नवाज शरीफ के दौर में रहे हैं ना, अब वो आपके भाई बन गए। अब आप बैठ के कानों से कान लगा के बातें करते, कैसी बात है? अवाम में मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी के कितने लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्ते छोड़ दिए। मेरी बात सुनिए, इस्लाम क्या कहता है? अब इस्लाम याद आ गया? क्यों? क्या मुसलमान नहीं है? आप मुसलमान नहीं है? इस्लामी सोशलिज्म की बात करते हैं आप, और इस वक्त आपको इस्लाम याद आ गया। सोशलिज्म का मैंने कि गाली तो नहीं, मुझे ये बताया ना कि इस वक्त मैंने आपसे पूछा है कि वज़ीर आज़म का फैसला क्या हुआ? ये तो एक तबके ने गाली बनाया, इसका क्या मतलब है? वो तबका नून लीग था, और कौन सा तबका था? क्या आसमान से उतरे थे वो? नहीं, जमात इस्लामी थी और नून लीग थी। जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, वही नून लीग दोस्त है बाप की। ये इतना नहीं मसला। खालिद यूम साहब, ये दोनों हुक्मरान बैठे हैं, दोनों हुक्मरान बैठे हैं, दोनों हुक्मरान बैठे हैं। आप ये बताइए, ये बातें करें सच्चाई पे मबनी है? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक मैं ना मानू एक राग लापा हुआ है, नवाज शरीफ, वो कहते हैं जरदारी जरदारी। आप बताएं कि ये जिम्मेदारी किस पे है? देखिए कि ये दोनों जो हजरात मेरे साथ बैठे हैं वो अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी, शाहिद भट्ट साहब नून लीग के रहनुमा है, नून लीग का जो एजेंडा है, नून लीग का जो प्रोग्राम, वो हमें भाई इसमें कुछ शक तो नहीं है ना, हम दोनों रहनुमाओं में हमें शक तो नहीं है कोई। हाँ, और मेरे साथ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे हैं वो अपनी पार्टी का बेग साहब जो है, मिर्जा साहब, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बात आप निगरान वज़ीर आज़म की कर रहे हैं और दोनों हजरात से पूछ रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और मैं समझता हूँ कि देखिए कि निगरान वज़ारत उस्मा के लिए कई उम्मीदवार आपको नजर आएंगे, खबरों में भी हम देख रहे हैं। मैंने भी 4 नाम लिए और आपने भी 4-5 नाम लिए हैं, और इस तरह कुछ लोग अपने नाम खुद भी जो है वो फ्लोट करवा रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं समझता वो हूँ, पैसे दे के करवा रहे मैं समझता हूँ कि इस दफा मशहूरियत से जो निगरान वज़ारत उस्मा का जो मॉडल होगा वो माजी के जो निगरान वज़राए आज़म आते रहे हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अच्छा, मुख्तलिफ होगा वो इसलिए कि माजी में अगर आप देखें, ये ना को साबक जज होगा, ना को साबक ब्यूरोक्रेट होगा। वही आपको बात क्या बात है कि माजी में जो है वो रिटायर्ड लोग, ख्वाह वो अदलिया के रिटायर्ड लोग हों, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड लोग हों, और इसी तरह जो हैं वो किसी और सर्विस के लोग हों, रिटायर्ड लोग जो हैं, बल्कि आप कह दें कि बड़े ही गैर फाल लोग जो हैं, अब वो वज़ारत उस्मा के लिए निगरान सेटअप में और वज़ारत आला के लिए आते रहे। लेकिन इस दफ़ा जो वफाक के अंदर जो मॉडल मेरी इतला के मुताबिक ज़ेरे बहस है, वो एक इस दफ़ा एक फाल और मतहरक मॉडल जो है वो लाने की बातचीत जो है वो चल रही है। और ये जो पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत का जो मॉडल आपको नजर आ रहा है, इंतहाई मुतहरक और फाल, और जिसने एजेंडा डिलीवर किया है पंजाब के अंदर, नहीं तो उन्होंने रबर बैक की स्कीमें शुरू कर दी हैं। इसी तरह वो तो जो वज़ीर आला वो नहीं करता, अगर आप निगरान वज़ीर आज़म के बारे में जानना चाहते हैं, उसने सत्यानाश कर दिया, तो इसीलिए उसने डिलीवर किया है ना भाई। ये डिलीवर कहते हैं इसको। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो, और 9 मई को किसी को पकड़ नहीं सका वो। ये देखिए
कि जो वफाक के अंदर निगरान वजीर आजम होगा, हाँ। अगर आप पंजाब का निगरान मॉडल जो है उसको गौर से देखें तो उसके मुताबिक फिर आपको नजर आ जाएगा कि कौन हो सकता है। और मेरी इसी को लगा दें, और मेरी तो इसी को लगा दें। जो है इतला तो ये भी है कि पंजाब के जो निगरान वजीर आला हैं वो भी वजारत उज़्मा के लिए ऊपर जा सकते वेरी गुड, जबरदस्त। उनके नाम पर भी जो है वो मोहर गौर लग सकती हुआ है। कुछ और लोगों के नाम जो हैं अब वो भी ज़ेरे बहस हैं। और इस तरह जो है चंद रोज तक आप देख लेंगे कि इस हवाले से जो मुशावरत का अमल जो है वजीर आजम पाकिस्तान ने शुरू किया है, पहले तो वो शुरू कर रहे हैं अपनी जो इत्तेहादी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमाते हैं उनके साथ जो है अब वो मुशावरत का अमल इस वक्त जारी है। उनके इसके बाद जो तफज़ात है दूर हो जाएंगे। ये देखिए तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका इजहार इत्तेहादी जमातों की तरफ से पीडीएम के सरबराह के तफज़ात होते हैं, आप बिल्कुल बता उनके दो। तहफ़्फ़ुज़ात का आगाज जो है वो दुबई में जो मुलाकात हुई उससे हुआ है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अब ये पार्टियां इलेक्शन में जा रही और ये जो बात आप कर रहे थे कि हमारे जो दोनों साथी हजरात एक दूसरी की जमात के बारे ये में बात खौफजदा नहीं कर क्यों? रहे, खौफजदा वो इसलिए दोनों बात ही बताऊं खौफजदा है। कि कौन खौफजदा है? अब ये मैं बता देता हूं आपको, ये बात नहीं करेंगे, मैं बता देता बताएं हूं बताएं कि अब ये दोनों जमातें इलेक्शन में जा रही और ये दोनों जमातें जो हैं एक बार फिर जो हैं वो इनका जो है वो आमने सामने होंगी, एक दूसरे से इख्तलाफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, और आपको तनाव ये जाली है ना सारा, और आपको जो है जालसाजी है कौम के साथ, एक तनाव भी नजर आएगा। लेकिन तनाव की वजूहात मफादात हैं सियासी, दोनों सियासी जमातों के जो मफादात हैं उनका जहां टकराव होगा वहां तनाव भी आएगा, महाजराई भी होगी, टेंशन भी होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये टेंशन उस हद तक नहीं जाएगी जहां तक पीटीआई जो है वो लेकर गई थी। और वो जो राब्ते की विंडो है वो खुली रखेंगे जी। और इंतखाबात के बाद एक बार फिर जो है अब वो इकट्ठे हो सकते हैं। एक जुमला मुझे कहना, आपने यहाँ पीटीए की बात की, ये दोनों पार्टी में है ना, इनको रात को नींद नहीं आती, आपने पीटीए का नाम लिया है। इनके खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे थे, अब भी इनका खौफ जो है यही है कि अगर ये पार्टी को यानी इलेक्शन से बाहर ना रखा गया, इमरान खान को गिरफ्तार ना किया गया, वो जो अब बैठा वापस जा रहा है ना मक्के से, फिर वापस लंदन जा रहा है, पाकिस्तान नजदीक इधर नहीं आ रहा। उन्होंने एक मनसूबा बनाया हुआ है कि जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा, ये पसे जंदान नहीं होंगे, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। देखिए इसका जवाब देंगे आपको, इसका जवाब मैं पूरा दूंगा, पहले यूं साहब की बात सुने। आपसे जवाब लेते हैं जी जी मैं देता हूँ। मैं कहता इस वक्त दो किस्म के खौफ जो हैं उसका शिकार है सियासी जमातें। एक तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी जमातें भी शामिल हैं, जो अब इलेक्शन में जा रही हैं। जो जिस तरह आप वजीर आजम पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, वो दरअसल वो इलेक्शन कैंपेन में नून लीग जा चुकी है। और उसी तरह मैं आपको बताऊं जो खौफ की बात मैं कर रहा था, देखिए दो खौफ ये हैं कि एक खौफ तो इसमें कोई शक नहीं कि जो वोट बैंक है पीटीआई का, पीटीआई की लीडरशिप इधर उधर हुई है, पीटीआई के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ कि वोट बैंक जो है टिकट होल्डर भी नहीं गए, और वोट बैंक जो है वो कहाँ खड़ा है। और इस हवाले से जो है अभी तक जो हुक्मरान इत्तेहाद में जमातें शामिल हैं उनको जो है वो खतरा नो डाउट मौजूद है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक खतरा और भी है, वो खतरा मैं समझता हूं कि पीटीआई से भी ज्यादा है, वो इन दोनों बड़ी जमातों को एक दूसरे से खतरा है। अब वो समझ रही हैं असल बात आपने ये की है, जो इलेक्शन के बाद बिल्ले का खेल था ना वो खत्म हो गया। साजी होगी, उस हुकूमत साजी में दोनों पार्टियां अपने अपने वजीर आजम लाना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी अच्छा, मुझे वाज़े तौर पर खालिद क़य्यूम साहब, मैं सवाल उनका जवाब खालिद क़य्यूम साहब मेरी बात छोड़े इस बात को। अब ये बताएं, एक मरीम नवाज साहब है, वो भी कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर की, एक बिलावल भुट्टो जरदारी है। आपके एनालिसिस में
कौन सा वजीर आजम पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के नून लीग के उम्मीदवार हैं। और बिलावल भुट्टो, वो बात जो आप अगर चाह रहे हो वो भी करना चाह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के वाज़े तौर पर क्लैरिटी के साथ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। और नून लीग ये वाज़े भी कर चुकी है कि हमारी पार्टी की, नून लीग की जो इंतहाबी कैंपेन होगी, इलेक्शन कैंपेन होगी, वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे तरीके इंसाफ के चेयरमैन अंदर जाएंगे तो वापस आएंगे ना, वरना वो तो वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो भी नवाज शरीफ साहब होंगे। और हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब की वजारत आला की जो है वो उम्मीदवार। अच्छा नहीं, ये कैटेगरी मेरा क्वेश्चन है, अगर इन दोनों में से कौन सा वजीर आजम बनता है जो मुल्क को डिलीवर करेगा? ये जो नौजवान, एक नानी भी नौजवान है, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ ने माजी में डिलीवर किया। और नवाज शरीफ के अगर आप ये आपकी निगाह में, मैं कहता हूं आपकी निगाह में, आप बेशक उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि उनके तीनों अदवार के अंदर आपको जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं अब वो नजर आएंगे। और तमाम तर दबाव के बावजूद, और मेगा प्रोजेक्ट सारे चले गए लंदन, एटमी फेयर में कितने फ्लैट इन्हीं वजह से खड़े हुए हैं। और इसके साथ देखिए फैसला जो है वो तो होना है जिस जमात के साथ नशिस्तें जिसके पास ज्यादा होंगी उस पार्टी का वजीर आजम होगा। तो उससे और उससे खौफ जो है, उसी से तो खौफ मैं बता रहा हूँ खौफ क्या है। खौफ ये जो नई नई पार्टियां बन रही हैं, एक पंजाब के अंदर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है, केपी के अंदर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की कल नई पार्टी बन गई है, और इस तरह जो है आजाद भी बड़े पैमाने पर इलेक्शन इस दफा कहा जा रहा है। आप ये बताएं, तो इससे आप ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अच्छे वजीर आजम होंगे या मरियम नवाज साहिबा? देखिए क्यूम साहब ने जो बड़ी तफसीलन आपको एनालिसिस करके बताया है ना जी, वो जी इन नौजवानों की बात, कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन करते हैं हम नौजवान, कंपैरिजन करें अब दोनों का, तो देखिए ये चीजें तो उस वक्त होती हैं जब दे विल बी इलेक्टेड एज ए एमएनएस। अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुए, इलेक्शन होंगे फिर हमारी जो खाका है भाई वही आना है, मॉडल जो बना दिया उन्होंने वही हमारा मॉडल बड़ा, जब एक को दीवार के साथ लगा दिया, चिपका दिया है कि ये तस्वीर है। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ सर, मेरी बात मुस्लिम लीग का सर इशू है कि हमने अब सारी बात, इलेक्शन का वक्त आ गया है, सारी जमातों ने इंडिपेंडेंट अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, बस आपने अपना अपना मैनिफेस्टो लेके जाना है। अगर आपका टिकट कंफर्म है आपके हल्के में और कोई सर आपकी मेहरबानी है, कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारा एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई एडजस्टमेंट किसी सतह पर नहीं, किसी से भी नहीं होनी, बिल्कुल ऐसे ही सर। मैं आपको बता देता हूं, दुश्मनी पुरानी चल दी सर, जिसकी सीटें ज्यादा होनी है। देखिए मैं यहाँ एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ, आप बार बार हमारे इख्तिलाफात की बातें कर रहे, नहीं कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, बात है यार, ये तो मूड से नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब के साथ जो बातें हुई हैं उसमें ये तय हो गया कि ठीक है हम अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट अपनी अपनी पार्टियों का इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ खुद आप भी सीटें लेते हैं, हम भी जो जिसकी अक्सरियत होगी जीतने के बाद हम फिर इकट्ठे होंगे। ये धोखा देंगे वहां को, ये भी मैं आपको धोखा दे, ये और क्या है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ धोखा और क्या है, फैसले हो गए। कहता हूँ एक टाइम विल कम कि यही जो आपको सीन नजर आ रहा है ना, ये अब नौजवानों की बात है जो मैंने पूछी वो तो जवाब दे रहे हैं। दोनों ही आपका मतलब नहीं चलना चाहिए। सर मरियम नवाज ने जो डिलीवर किया, देखे मरियम नवाज ने अपनी वालदा थो मीठा मीठा अब नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल चलना। सर मैं बता देता हूँ, अब देखे आप दोनों हमारे जो यंग लीडर्स की बात कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ए टाइम विल कम कि वो भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। मरियम साहबा ने हमारी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, जब सारी पार्टी हमारी मियां नवाज शरीफ साहब की सारी फैमिली अंदर चली गई तो उस बच्ची ने, उस खातून ने, उस हमारी लीडर ने, उस लीडर ने बच्ची हमारी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया और उसकी वजह से हमारा एक बैंक बोर्ड जा और जो हमारे पॉलिटिकल मेंबर्स है वो इन कॉन्टेक्ट रहे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी बिलावल की बात कर रहे हैं, तो देखिए बिलावल भी एक ऐसे बाप का बेटा है कि ऐसी मां का बेटा है, ऐसा तो कोई वासे है जो एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है, उनको भी एक मिला हुआ है, विरासत में समझे वो मिला हुआ है। ही इज आल्सो ग्रूम्ड, उन्हें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बीइंग एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उसने नाने वाला रोल प्ले किया है। मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ
कि बड़ा अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया उसमें। अब सर बात यही आती है कि अभी हमारी जो पार्टी है वो देखना चाहती है, जब बड़े हमारे पास का तो ये होता है ना, जब घर का बड़ा अभी हो तो कहते हैं यार अभी छोटे को मौका नहीं मिलता। तो अभी सर जो है इस मुल्क के लिए जो मैं समझता हूँ वो इस वक्त नवाज शरीफ इज द चॉइस एंड द वर्ड। ये मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ। जो खित्ता है आपका इस वक्त पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया हुआ है, और आपके जो ब्लॉक देखे रशियन ब्लॉक की तरफ भी आपका जाना, और ये सारी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट आनी, ये किसी के ऊपर आप इत्मीद करेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब आपकी पार्टी पिछली दफा आई उन्होंने IMF को भी धोखा दिया, उन्होंने साथ ही जितने हमारे नेबर कंट्री से उनको भी मुआदों पर अमल नहीं किया। मदद के साथ तुम्हारे अगर IMF इतना ही बुरा था, इसलिए इतना ही बुरा था तो इमरान ने किया तो बुरा किया, IMF के पास गया। लेकिन आप जो म्यूजिकल चेयर पे बार बार IMF के पास जाते रहे, अब फिर गए, हमारी तो मजबूरी बन गई ना। देखिए वहां क्या नवाज शरीफ ने पहले IMF के बगैर बजट नहीं दिए, बिल्कुल दिए। वो बाद हुकूमत थी जिसने IMF के बगैर बजट दिया, और इस दफा भी हमने IMF के बगैर बजट दिया। ये बड़ा क्रेडिट जाता है आपको, लेकिन आप ऐसे भागे, ऐसे भागे $1 करोड़ के लिए कि $1 अरब के आपने अपनी जूतियां तोड़ दी। सर मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ आपके जरा से, सर मैं ये बताऊं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है अगर इस दफा मियां नवाज को हुकूमत मिल गई दोबारा, रेवोल्यूशन आना है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने प्रमोट करना है, और ये एक सहारा है। वोट देंगे तो नवाज शरीफ आएगा ना, ये ख्वाब ख्याली आपकी, ये ख्वाब ख्याली आपकी। आपको ज़रूरी इनकलाब आना है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना है, अब आनी है ट्रेड, और अब आना है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जिसने इस मुल्क को बचाना है। चलो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही है एग्रीकल्चर। आप बताएं मुझे, ये वो कह रहे हैं नवाज शरीफ वजीर आज़म आ रहा है, आप कहते हैं बिलावल आ रहा है। जी ये क्या मसला है? आवाम को क्या आपने बुद्धू बनाया हुआ है? आवाम को क्यों धोखा दे रहे हैं आप? ना उन्होंने कुछ किया, ना उन्होंने भी लूटा है, आपने भी लूटा है। सर आप लूटने के लिए आप आ रहे हैं इलेक्शन में, तो आपने फैसला करना है ना। नजरों में लूटा ना। अच्छा, एक मखसूस लोग हैं जिनकी नजर में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम, लेकिन अब सबको पता चल गया है। क्या अब तरीके इंसाफ ने अवाम को 26 साल ये बताया कि ये दोनों लुटेरे हैं। क्या बताया उन्होंने? अब ये ज़हन से बात नहीं निकलती। सबसे बड़ा लुटेरा तो खुद निकला है। कौन सी चीज उसने नहीं उठाई? बता दे कौन को पता चल जाए। नहीं मैं वैसी पता चल बच्चों वाली नहीं ना। आप जिसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं उसने 1 घंटा भी काम किया, कहीं काम किया उसने, खुद कमाई की है उसने। जिसकी बात आप कर रहे हैं उसने कमाई की है, वो कमाई करके पैसे लाया है। बिलावल ने कोई 1 घंटा भी काम किया कहीं किसी जगह, या मरियम नवाज ने काम किया? आ गए हैं कि उसको क्या है, उसको घर सब कुछ है, उसको क्या क्या कमाई करे? अच्छा, वो मजदूरी करे कहीं जाके, क्या करे? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जितने भी ये बड़े लोग होते हैं, ये अपने आप को ट्रेनिंग देने के लिए मुख्तलिफ जगह काम करते हैं, हमने देखा जी। इसमें कौन सी बुराई है? बात सब लोग सीखते हैं, जो सीखने के बगैर तालीम हासिल की है उसने, सियासत की है ना, ठीक है। उसके बाद उसकी वालदा को शहीद कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद मजबूरन उसे ये जिम्मेदारी कबूल कर ना है। ये कोई जरूरी है कि भुट्टे जुल्फकार अली भुट्टो के बाद उसकी बेटी के बाद आसफ अली जरदारी, उसके बाद उसका बेटा आगे आप पोते आप आप जगीर है पाकिस्तान आपकी, क्या आप नहीं आना है? अवाम अगर आपको मसला है तो अवाम को मना कर देंगे, वोट ना दे। आप ये बात जो कर रहे हैं, बात सुने, आपकी मेरी बात सुनो, मजबूरी को भी छोड़ो। अगर वो खुद आ गया है तो अवाम को कहें, तुम तहरीक चलाएं कि इसको वोट ना दो। देखिए बात सर, जो भी जाते हैं सारे पार्टी इलेक्शन होते हैं ना हमारी पार्टियों के अंदर, वोट ना दो। पार्टियों में नहीं सब साहब, आप दोनों क्योंकि जो मिर्जा साहब है, आपको अवाम को उगाई दे हो ना, मिर्जा साहब जो है ना, बात करो, ये बात को आगे बढ़ाना तो जरूर चाहते हैं लेकिन कोई दलील नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो इस्तेहकाम है, पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं, और जिस तरीके से इस वक्त भी इन्होंने 70 लोगों की कबीना बनाई, 70 अरब रुपया सालाना खर्च हो रहा है, अगर ये ना बनाते तो ये लोगों को सुकून ना आ जाता। अच्छा देखिए, एक बात जो आप मिर्जा साहब से पूछ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है वो भुट्टो खानदान से बाहर लीडरशिप क्यों नहीं जाती? देखिए आपने खुद भी हमारे साथ जो है वो
माजी की तहरीकें जो हैं उनमें आ आप रही है। रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बेटी थी, लेकिन वो सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बेटी की वजह से सियासत में आगे नहीं आई। वो आपने खुद देखा कि अपनी एक स्ट्रगल के जरिए, अपनी एक जिद्दोजहद के जरिए और अपनी जो कुर्बानी है उसके जरिए वो सियासत के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना एक मकाम बनाया। और इसी तरह हर पार्टी के अंदर हर शख्सियत को, हर खानदान को ये हक हासिल है कि वो भी जो है अपनी स्ट्रगल के जरिए आगे आए। और ये वाहद पार्टी है, आप ये पीपल्स पार्टी की बात कर, वाहद पार्टी मेरी बात तो सुने, आप जानते हैं, आप मेरी बात सुने। अब नवाज शरीफ फैमिली में उनकी फैमिली के अलावा कोई लीडर है नहीं, वली खान की फैमिली में उनके खिलाफ कोई लीडर है नहीं, मुफ्ती मौलाना फजल रहमान उनके खिलाफ लीडर है नहीं। बात सिर्फ ये इन्होंने जट जब्बा मारा हुआ है, ऐसा सर्कल बनाया हुआ है, किसी और को आने नहीं देना। अब जैसे मरियम नवाज है, जैसे अब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्ट्री पे आ गई, यानी बाहर नहीं जाने देना किसी को। देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्टियों के अंदर एक जमहूरी माहौल होना चाहिए। इनमें अपने इलेक्शन कभी नहीं कराए इन्होंने, अपने ना पीपल पार्टी ना नून लीग ने ना पीटीआई ने, किसी ने कोई इलेक्शन नहीं कराया। वो कारकुन को स्ट्रगल की बुनियाद पर, जिद्दोजहद की बुनियाद पर, सियासी रोल की बुनियाद पर, सियासी अहलियत की बुनियाद पर आगे उनको पार्टी के अंदर जो है वो पोजीशनें दी जाए। वक्त की ख्याल है, वक्त खत्म हो गया। आप जमात इस्लामी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर और हत्ता के नून लीग के अंदर भी आप कह सकते हैं कि ऐसी मसाले मौजूद हैं कि लोग स्ट्रगल के जरिए भी आगे आए। टाइम खत्म हो गया, तो आपने हमारा ये प्रोग्राम सुना, मेरे सवालात, इन दोस्तों के जवाबात, फैसला करना आपने। इंशाल्लाह कल और पैनल के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे और इन मेरे साथियों मेहमानों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।